पृथ्वी गर्म क्यों होती है। तो यहाँ पे हमें जो है पृथ्वी गर्म क्यों होती है उसके विषय में बताया गया है। जैसे विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के विषय में पढ़ा था, यहाँ पे हमें उसी प्रकार से बताया गया है कि पृथ्वी गर्म क्यों होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी और हेलोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का प्रश्न पैदा होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है सक्रिय योगदान यानी महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने वाले जो गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि सीएफसी हम उसे कहते हैं, और हेलोकार्बन जो है उनको ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। तो ग्रीन हाउस के होने में इन सभी गैसों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जो है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस का प्रश्न होता है। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों आपको पृथ्वी पर के तापमान को दर्शाता हुआ चित्र यानी कि जो है पृथ्वी गर्म क्यों होती है, तो पृथ्वी पर के तापमान को दर्शाता हुआ यह जो चित्र है यह आपको दिखाया गया है। उसके बाद यह हमें बताया है अंतिम 100 वर्षों में तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें वृद्धि हुई। तो यहाँ हमें बताया है कि लास्ट 100 ईयर्स में जो है तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस में जो है वह बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड 64%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, उसके बाद मीथेन गैस 10% और हेलोकार्बन जो है उसका 0.5% जितना जो है योगदान रहा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसके विषय में बताया गया है। विश्व का हर एक मानव 4.5 मैट्रिक टन जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ हमें बताया है कि विश्व का जो है हर एक मानव जो है 4.5 मैट्रिक टन जितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। आज से 100 वर्ष पहले जो है CO2 जो 275 ppm था वह आज 350 ppm हो गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आज से जो 100 वर्ष पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो था वह 275 ppm था, वह आज 350 ppm हुआ है। ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन 10 लाख का एक भाग यानी कि 0.28% हो तो 280 ppm कहलाएगा। तो यहाँ हमें बताया है कि ppm जो है उसका फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन है, तो यानी कि 10 लाख का एक भाग, और यह जो है 0.28% हो तो 280 ppm कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको ग्लोबल टेम्परेचर का जो है यह आपको बताया गया है कि अंतिम जो है 150 वर्ष में पृथ्वी पर बढ़ा हुआ औसत तापमान यानी कि जो है लास्ट 150 वर्ष में पृथ्वी पर कितना तापमान बढ़ा है उसके विषय में आपको यहाँ पे इस जो है ग्राफ में बताया गया है। नीचे की सारणी का वाचन करके विचार कीजिए, हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हम कितने उत्तरदायी है यह जांचिए। तो यह हमें जो है एक सारणी दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हम कितने उत्तरदायी है। तो थर्मल पावर केंद्र जो है 200 मेगावाट वह वार्षिक जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले बताया गया क्रम, उसके बाद स्थान तथा वस्तु कि किन वस्तु से कितना जो यहाँ पे गैस का प्रमाण है वह कितना बढ़ता है, उसके बाद समय तथा ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन की मात्रा कि ग्रीन हाउस को कौन कौन सी गैस जो है कितनी मात्रा में प्रभावित करती है। तो थर्मल पावर केंद्र जो है 200 मेगावाट और यह जो है वार्षिक यानी कि पूरे साल का है, और उसके बाद में 9 लाख टन जितनी जो है गैस उत्सर्जन करने की मात्रा है। उसके बाद मोटर कार जो है वह वार्षिक यानी कि पूरे साल में जो है 17 करोड़ टन जितनी इसकी जो गैस है वह ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है। फिर AC औसत 2 घंटे चले यदि तो वह 24 घंटे में जो है 2230 किलोग्राम जितनी जो गैस है उसे यहाँ पे प्रभावित करती है। उसके बाद टीवी जो कि 24 घंटे है तो वह 190 किलोग्राम जितनी गैस को प्रभावित करती है। उसके बाद ट्यूबलाइट तो 24 घंटे में जो है 88 किलोग्राम जितनी जो यहाँ पे गैस उत्सर्जन की मात्रा है उसे प्रभावित करती है।
और कंप्यूटर जो है वह 24 घंटे चले तो 130 किलोग्राम जितनी जो इसकी गैस उत्सर्जन की मात्रा है वह ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है। उसके बाद फ्रिज जो है वह 24 घंटे चले तो 920 किलोग्राम जितनी गैस की जो मात्रा है वह ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम इसमें कितने उत्तरदायी है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO विश्व मौसम संस्था है, वह बताती है कि ईस्वी सन 1850 से आज तक में ईस्वी सन 2008 के वर्ष का समुद्र और ज़मीन सतह पर का संयुक्त तापमान जो है 0.31 डिग्री सेल्सियस था। वह ईस्वी सन 1961 से ईस्वी सन 1990 के समय के औसत तापमान की अपेक्षा अधिक था। तो यह हमें बताया है कि वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि WMO है वह विश्व मौसम संस्था है, और यह जो संस्था है यह बताती है कि ईस्वी सन 1850 से आज तक यानी कि 2008 तक का इसमें जो आंकड़ा बताया गया है उसके समय में जो है वर्ष का समुद्र और ज़मीन पर की सतह का जो संयुक्त तापमान है वह 0.31 डिग्री सेल्सियस था, जो कि वह ईस्वी सन 1961 से 1990 के समय के औसत तापमान जो है 1961 से 90 के समय में जो तापमान रहा उसकी अपेक्षा में काफ़ी अधिक था। उसके बाद यहाँ पे हमें मीथेन के बारे में बताया है। CH4 उसका फॉर्मूला है। ईस्वी सन 1750 में 315 ppm में से ईस्वी सन 2005 में जो है 1764 ppm वृद्धि निम्नलिखित कारणों के कारण अंकित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ईस्वी सन 1750 में जो है 315 ppm में से जो है ईस्वी सन 2005 में वह 1764 ppm जितनी जो है वृद्धि हुई है। तो यह जो है निम्नलिखित कारणों से हुआ है। तो यहाँ पे हमें कारण बताया गया है। एक व्यक्ति प्रतिदिन जो वस्तु ग्रहण करता है उसमें से लगभग 80% गैस होती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन जो है 22,000 बार श्वास लेता है, और इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से 16 किलोग्राम गैस सेवन करता है। तो यह हमें बताया है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जितनी वस्तु ग्रहण करता है उसमें लगभग 80% गैस होती है, कि 80% जो है हम गैस का उपयोग करते हैं, और एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 22,000 बार श्वास लेता है, और इस तरह से जो है व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल जो है हमारा हवा का, उस वायुमंडल में से 16 किलोग्राम जितनी जो गैस है वह एक व्यक्ति सेवन करता है, यानी 16 किलोग्राम जितनी गैस जो है एक व्यक्ति द्वारा यूज़ की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है मीथेन गैस के विषय में तथा जिन कारणों से ppm में यहाँ पे जो वृद्धि हुई है उसके विषय में बताया गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कारण और मीथेन गैस का उत्सर्जन। तो पशुओं के उच्च श्वास और चयापचय की क्रिया के द्वारा जो है 14 करोड़ टन मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। धान की खेती की वजह से जो है 15 करोड़ टन मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ, तथा सेंद्रीय कचरे सड़ने से जो है 7 करोड़ टन यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हुआ। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा जो है वह 270 ppm से बढ़कर हाल में जो है 319 ppm हुई है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताया है कि उसकी जो मात्रा है 270 ppm से बढ़कर 319 ppm जितनी हुई है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC, फोम, प्लास्टिक, फ्रीज, AC सर्किट सर्जन, एरोसेल स्प्रे, 1 माइक्रोफोन से 10 माइक्रो आकार वाले सूक्ष्म कणों को एरोसेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1 माइक्रोन से जो है 10 माइक्रोन आकार वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे हम जो है एरोसेल कहते हैं। आदि के उपयोग से जो है CFC में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम फोम, प्लास्टिक, फ्रीज, AC सर्किट सर्जन और एरोसेल स्प्रे वगैरह जो है इन सब का यूज़ करते हैं, इसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका अधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो इन सब की वजह से जो है यहाँ पे CFC में वृद्धि होती है। इतना जानिए। 23 जनवरी 1995 में यूरोप में संयुक्त प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 23 जनवरी 1995 में जो है यूरोप में संयुक्त प्रस्ताव में यह जारी किया गया था कि प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता
है। उसके बाद 2007 का वर्ष 1980 के बाद का सबसे अधिक गर्म था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1980 में जितनी गर्मी का प्रमाण था, उसके बाद सबसे अधिक अगर गर्मी का प्रमाण किसी वर्ष में था तो वह 2007 में था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इतना बताया है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।